नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। अफगानिस्तान की सरहदों से आखिरी अमेरिकी विमान जब उड़ा तो हवा हो गई सुपर पावर होने की हनक में। 20 साल की प्लानिंग, आतंक के खिलाफ युद्ध की वो बड़ी बड़ी बातें, कई अरब डॉलर का खर्चा, दुनिया को आतंक मुक्त बनाने का भरोसा, सब एक झटके में खत्म हो गया जब सुपर पावर अमेरिका ने फैसला कर लिया कि अब अफगानिस्तान से उसको बचकर निकलना है। अमेरिका की यह हार क्या इस बात का इशारा है कि वो अब सुपर पावर नहीं रहा? The war in Afghanistan is now over. I believe this is the right decision, a wise decision, and the best decision for America. दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाले देश ने कंधों पर रॉकेट लॉन्चर लिए आतंकियों के सामने झुकना मंजूर क्यों कर लिया? I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I will be straight with you. दुनिया की नंबर 1 सेना वाले देश ने चंद हजार दहशतगर्दों के आगे सरेंडर क्यों कर दिया? We will continue our relentless efforts to help Americans, foreign nationals, and Afghans leave Afghanistan if they choose. Let me talk briefly about the Americans who remain in Afghanistan. We made extraordinary efforts to give Americans every opportunity to depart the country. We believe there are still a small number of Americans. दुनिया के सबसे ज्यादा रक्षा बजट वाले देश ने हजारों मिलियन डॉलर के अमेरिकी हथियार वहीं छोड़ दिए और रफू चक्कर क्यों हो गए? तालिबान के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। अब उसके पास अमेरिका की छोड़े गए हथियारों की विरासत उसको फ्री मिल गई है। अब तालिबान का मनोबल में जरूर इजाफा होगा, उसकी ताकत में इजाफा होगा। दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देश ने गुफाओं में रहने वाले कबायलियों के सामने हथियार क्यों डाल दिए? पर देखो औरतों के साथ कैसा बुरा करेंगे और बूढ़ों के साथ और बच्चे के साथ क्या करेंगे? Afghan women, I wouldn't trust them because they don't have a very clear good track record of keeping up their promises or something like that. The United States military has begun strikes. जो अमेरिका अपने एक नागरिक की मौत पर भी बमों की बारिश कर देता था, वो खामोश क्यों रहने लगा है? उस देश का राष्ट्रपति सर झुकाकर मौन कब से साधने लगा? Thank you. Nobody has ever handled a withdrawal worse than Joe Biden. This is the greatest embarrassment, I believe, in the history of our country. जिनसे 20 साल से लड़ रहे थे, उन्हीं के हाथों में बागडोर थमा कर निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तिरे कूचे से हम निकले। देखो, अमेरिका तब भारत का एक जगह से उसका पूरा इंटरेस्ट ये है कि जहां पैसा बनता है या देश सुरक्षित रहता है, उसके दो ही कारण रहते हैं। अमेरिका भाग गया इसलिए कि उनको लगा कि यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है और उनका पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है। पिछले 20 सालों के अंदर उन्होंने लगभग $2.5 ट्रिलियन वहां पर खर्च कर दिए। तो अमेरिका की फिलॉसफी बड़ी क्लियर है, समृद्ध अमेरिका, सुरक्षित अमेरिका। जब उनको लगा कि ना अमेरिका सुरक्षित है अब यहाँ पर रहना और ना समृद्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ से भागना ही अच्छा है। तालिबान से समझौता करके अमेरिका ने उनके हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता थमा दी। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले पर कई सवाल उठते हैं।
क्या 20 साल पहले अमेरिका का अफगानिस्तान आना गलत था? क्या आतंक के खिलाफ अमेरिकी जंग गलत थी? क्या दौरे अमेरिका खत्म हो गया है? क्या दुनिया का पावर बैलेंस बिगड़ चुका है? क्या सुपर पावर होने का रुतबा अब अमेरिका के पास से छिन चुका है? पहले बनाया, फिर तबाह किया और फिर सियासत में ले आए। फैसले कब गलत थे, कब सही? आज हम आपको बताएंगे वो इनसाइड स्टोरी कि क्यों अमेरिका अफगानिस्तान में एक बड़ी और लंबी जंग हार गया और क्यों अमेरिका आखिर पिछले 70 सालों से लगभग हर जंग हार रहा है। जैसे ही अमेरिका के 4 C-17 विमानों ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, तालिबान ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। काबुल शहर पूरी रात तालिबान की खुशी में की गई गोलीबारी से गूंजता रहा, लेकिन इस आवाज में तालिबानी खुशी से ज्यादा अमेरिकी हार की सिसकियां हैं। अपनी इस हार की स्क्रिप्ट अमेरिका ने खुद अपने हाथों से लिखी। War in Afghanistan is now over. अमेरिका का आखिरी ग्लोब मास्टर उड़ा तो तालिबान ने अपनी जीत की खुशी में आतिशबाजी की। लेकिन इस जीत में तालिबान की ताकत से ज्यादा अमेरिका की कमजोरी का हाथ है। अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि पर कालिक पुत गई है। अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट एक बहुत ही कहते हैं कि एक प्रकार से बहुत जमड़ा हुआ है और वो अल-कायदा के साथ मिलकर तालिबान को चैलेंज करेगा। अमेरिका ने अपनी सबसे लंबी जंग से पैर पीछे खींच लिए। वो 31 अगस्त की तय डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया। अफगानिस्तान से लौटते अपने आखिरी सैनिक की ये तस्वीर खुद अमेरिका ने जारी की है, जो असल में उसकी हार को बयान कर रही है। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan, and it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया, अगर उसी के पूर्व सुरक्षा प्रमुख को ग्रैंड वेलकम मिले तो ये अमेरिका की हार के सिवा और कुछ नहीं है। ओसामा बिन लादेन का पूर्व सुरक्षा प्रमुख अमीनुल हक अफगानिस्तान लौट आया और तालिबान का गेस्ट बन गया। जो हक्कानी नेटवर्क अमेरिकी दौर में अफगानिस्तान के अंदर कई आत्मघाती हमलों का जिम्मेदार रह चुका है, वही अगर काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ले तो इससे बड़ी हार अमेरिका के लिए कुछ नहीं। अफगानिस्तान के आम लोगों की जिंदगी अगर आज खतरे में है तो इसमें सुपर पावर अमेरिका की बड़ी भूमिका है। तालिबान के साथ मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग या मिडिल क्लास का कोऑपरेशन मुश्किल है वो होना। ये एक आतंकवादी संगठन है, अपने हिसाब से ये काम करेंगे जैसे पहले। इनका कोई डेवलपमेंट एजेंडा या प्रोग्रेसिव पॉलिसीज तो इनके पास है नहीं कुछ, और इनका मेन एजेंडा धार्मिक है, उसी को उन्हीं ने इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट बनाने से पहले ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। फोर्ब्स के आकलन के अनुसार सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान में 8,84,311 आधुनिक सैन्य उपकरण छोड़ आया है। इनमें M16 राइफल्स, M4 कार्बाइन, 82 mm मोटार लॉन्चर जैसे इन्फेंट्री हथियारों के साथ साथ हमवी जैसे सैन्य वाहन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, A-29 लड़ाकू विमान, नाइट विजन, कम्युनिकेशन और सर्विलांस में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल हैं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने इन हथियारों को नष्ट कर दिया है। फोर्ब्स ने यह आंकड़ा अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी के डेटाबेस से इकट्ठा किया है।
हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक जो हथियार तालिबान के हाथ लग गए हैं वो अमेरिका ने डीमिलिटराइज्ड कर दिए हैं, यानी बेकार कर दिए हैं, ताकि वो दोबारा इस्तेमाल न किए जा सके। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन हथियारों के कलपुर्जे ही तालिबान दूसरे देशों को महंगे दामों में बेच सकता है, जिनको अमेरिकी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो भी हथियार छोड़े गए हैं वो अमेरिका के खिलाफ तो युद्ध होंगे नहीं, जो अमेरिका वहां से 10,000 मील दूर बैठा हुआ है, तो अगर युद्ध भी होंगे तो आपस में जो कबीले हैं या तो उनके खिलाफ होंगे, या हो सकता है कि आसपास के दुश्मन लोग जो हैं उनके खिलाफ युद्ध होंगे, या अपनी जनता के खिलाफ होंगे। तालिबान के लोग उन हथियारों को कहां यूज करेंगे, ये देखने वाली बात है। फिर भी सवाल लाजमी है, ऐसी भी क्या जल्दी थी सुपर पावर को कि अरबों डॉलर की अपने हथियारों तक को वापस ले जाना जरूरी नहीं समझा और उनको वहीं पर छोड़ दिया? तालिबान खुशकिस्मत है कि उसको विरासत में एक बनी बनाई 3.5 लाख स्ट्रेंथ की फौज मिल गई है, जो वेल ट्रेंड है, वेल आर्म्ड है, और साथ ही साथ उसको एक एयरफोर्स भी मिल गई है जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं और हवाई जहाज भी हैं। उसको अनेकों बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स वगैरह भी मिल गए हैं। ऐसे में उनकी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि तालिबान जो है एक स्ट्रॉन्ग सरकार होगी, जो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम नहीं करेंगे, उनकी कठपुतली नहीं बनेंगे और अपनी सोच समझ के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। 2 हफ्ते पहले तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उसके पास राइफल और रॉकेट जैसे हथियार थे, लेकिन अब तालिबान के पास फाइटर प्लेन और चॉपर भी हैं। जो मुजाहिदीन 1989 में रूस की सेना की वापसी के बाद उनकी AK-47 और T-55 टैंकों पर सवार बख्तरबंद गाड़ी हमवी पर अमेरिकी M16 राइफल लहराते नजर आते हैं। ये वो हथियार हैं जो अमेरिका ने अफगान सेना को दिए थे तालिबान के खिलाफ वॉर ऑन टेरर छेड़ने के लिए। अफगानिस्तान में छूटे मिलिट्री इक्विपमेंट में 5.99 लाख से ज्यादा हथियार, 76,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और 208 सैन्य विमान शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी सेना का मानना है कि युद्ध लड़ना अगर महंगा सौदा है तो युद्ध खत्म करना भी उतना ही महंगा है। हथियार अफगानिस्तान में छोड़ने की वजह यह है कि उनको वापस ले जाने का खर्च बहुत ज्यादा है। अमेरिका के अफगानिस्तान को छोड़ने के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस जल्दबाजी में उसने यह कदम उठाया उससे अफगानिस्तान के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया। तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया और अब हालात हाथ से निकल गए। हुआ ये कि तालिबान को जीत मिल गई, पाकिस्तान जो चाहता था वो हो गया और आतंकवादियों को भी एक पनाहगाह मिल गई। It's time for American troops to come home. आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा? Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. They killed Osama bin Laden and took custody of his body. ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमेरिका में कई डेमोक्रेट्स थे जो ये मान रहे थे कि आतंक के खिलाफ लड़ाई खत्म हो चुकी है और अमेरिका को अफगानिस्तान से सेना वापस बुला लेनी चाहिए। जबकि रिपब्लिकन्स का मानना इससे उलट था। जो बाइडेन ने चुनाव जीतने से पहले अफगानिस्तान से सेना बुलाने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते कद को अनदेखा करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा था।
चीन को रोकना अमेरिका के लिए मुश्किल था क्योंकि उसने सारी ताकत अफगानिस्तान में लगा रखी थी। इसलिए उसने अफगानिस्तान से निकलने का फैसला किया। तालिबान के बदलते स्वरूप ने भी अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। तालिबान 2.0 अपने ऊपर से आतंकी टैग को खत्म करना चाहता है और मेन स्ट्रीम राजनीति में आना चाहता है ताकि दूसरे देश उसको मान्यता दे सकें। पहले तालिबान को सिर्फ पाकिस्तान का ही समर्थन हासिल था। इस बार चीन और रूस जैसे देश तालिबान को मान्यता दे चुके हैं। पुराना तालिबान सिर्फ आतंक के लिए जाना जाता था, नया वाला अब ड्रग्स और दूसरे जरिए से व्यापार में आना चाहता है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका वियतनाम जैसे हालात नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए उसने अफगानिस्तान को छोड़ना ही बेहतर समझा। अमेरिका की फिलॉसफी बड़ी क्लियर है, समृद्ध अमेरिका, सुरक्षित अमेरिका। जब उनको लगा कि ना अमेरिका सुरक्षित है अब यहाँ पर रहना और ना समृद्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ से भागना ही अच्छा है। तो इसलिए उन्होंने वहां पर छोड़ दिया सब कुछ कि आपस में लड़ते रहिए। पहले उनके लिए वहां पर अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के लोग रहते थे, वहां से खतरा बना रहता था, इसलिए वहां पर उन्होंने कब्जा किया और अपने देश को सुरक्षित किया। उनके लिए अमेरिका इज फर्स्ट की पॉलिसी हर आदमी फॉलो करता है, इसलिए वहां से छोड़ करके भाग गए कि उनका पर्पस सर्व हो गया। कि पॉलिसी ये ट्रंप ने बनाई थी, इंप्लीमेंट बाइडेन ने की है। अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर पर 20 साल में करीब $3 ट्रिलियन खर्च किए हैं। ऐसे मुल्क में इस स्तर की सेना को बनाए रखना अपने आप में महंगा सौदा है। सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए पहले अमेरिका पाकिस्तान का सहारा लेता रहा है, लेकिन पाकिस्तान से बिगड़ते रिश्ते और चीन पाकिस्तान में नजदीकी की वजह से अब ये मुमकिन नहीं था। इसलिए अफगानिस्तान में सप्लाई मेंटेन करने के लिए अमेरिका अपने देश से ही सप्लाई एयरलिफ्ट कर रहा था, जिसमें करीब 45 से $50 बिलियन का खर्च हर साल आ रहा था। इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का फैसला किया। To announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. आज से ही अफगानिस्तान महाशक्तियों के लिए खेल का मैदान रहा, लेकिन हर महाशक्ति ने अफगानिस्तान में हार का मजा भी चखा। ज़राथुस्त्र से अलकशेंद्र तक, तुर्कों से गौरी और गजनी तक, तैमूर से नादिर शाह तक, सोवियत संघ से तालिबान पार्ट 1 तक, अफगानिस्तान ने किसी को नहीं बख्शा। कई दौर आए गए, लेकिन अफगानिस्तान बना रहा। अब अमेरिका भी इससे बच नहीं सका और आखिरकार उसको भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को अफगानिस्तान से हार कर लौटना पड़ा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली और एडवांस्ड कही जाने वाली सेना यूएस आर्मी। रक्षा बजट ऐसा कि कई थर्ड वर्ल्ड देशों का पूरा बजट उसके बराबर नहीं है। सेना ऐसी जो क्षण में युद्ध के नतीजे बदल दे, लेकिन सच्चाई भी ऐसी जो खुद अमेरिका को आईना देखने पर मजबूर कर दे। हकीकत यही है कि 1945 के बाद से अमेरिका ने ज्यादातर बड़े युद्ध हारे हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया देख रही है कि जब सबसे शक्तिशाली देश मूक दर्शक बनते हैं तो वो कैसे दिखते हैं।
दुनिया देख रही है कि महाशक्ति की महाशिकस्त कैसे होती है। दुनिया ने आधी रात को अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलते हुए देखा और इसी के साथ 21 साल लंबा चला युद्ध खत्म हो गया। संसार की सबसे बड़ी सेना, जिसका सालाना रक्षा बजट 601 बिलियन US डॉलर है, जिसकी सैनिकों की संख्या 14 लाख है, जिसके पास 8,848 टैंक हैं, 13,892 एयरक्राफ्ट हैं, 72 पनडुब्बियां हैं, 6,185 परमाणु बम हैं, वो कुछ हजार तालिबानी आतंकियों से कैसे हार गए? जंगों के मामलों में अमेरिका का नाम जरूर बड़ा है, लेकिन रिकॉर्ड कमजोर है। 1945 के बाद अमेरिका कोरिया, वियतनाम, खाड़ी, इराक और अफगानिस्तान में बड़े युद्ध लड़ चुका है। इनमें से 4 लड़ाइयों में अमेरिका की हार हुई है। उन्नीस 1956 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने 5 लाख सैनिकों को जंग के मैदान में उतार दिया, लेकिन अगले 4 सालों में हालात तेजी से बदलने लगे। वियतनाम की सेना ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका गुरिल्ला युद्ध के मैदान में हमेशा बैकफुट पर नजर आता है। खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का इराक के कई हिस्सों पर कब्जा है। अमेरिकी फौज के आगे IS के आतंकी बहुत कम तादाद में होंगे। इसके बावजूद अमेरिकी सेना वहां संघर्ष कर रही है। जाके वियतनाम के अंदर भी गए, वहां पर लड़ाई की, वहां से भी हार करके आ गए, क्योंकि अमेरिकन ट्रेनिंग, उनका माइंड सेट गुरिल्ला वार वाला नहीं है। उनको तो हथियार जो है टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अमेरिका लड़ाई करता है, दिमाग की बेसिस पे नहीं करता। गुरिल्ला वार के अंदर दिमाग चाहिए, ताकत चाहिए। अमेरिकन सोल्जर के पास टेक्नोलॉजी है, बढ़िया से बढ़िया हथियार होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो कंप्यूटर की तरह वो काम करते हैं। गुरिल्ला जो है कंप्यूटर की तरह काम नहीं करते। गुरिल्ला वार के अंदर आपको छिपना भी आना चाहिए, फेंकना भी आना चाहिए, कुश्ती भी आना चाहिए। तो अमेरिकन ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर गुरिल्ला वार की कोई ऐसी अच्छी स्थिति दिखाई देती नहीं। मैंने तो पढ़ी नहीं है, हो सकता होगी। जहां भी गुरिल्ला वार क्योंकि किया नहीं उन्होंने, जितने भी वार करने गए हैं वो हवाई जहाज के माध्यम से, जैसे वर्ल्ड वार को देखे तब भी उन्होंने देखा होगा आपने, तभी वो आक्रमण हवाई जहाज से करते हैं। तो अमेरिकन जो है टेक्नोलॉजिकल वारफेयर में एक्सपर्ट है, गुरिल्ला वारफेयर में एक्सपर्ट नहीं है। जमीन की लड़ाई में वो बहुत मुश्किल से जीत पाते, क्योंकि वो अपनी जान बचाने में ज्यादा रहते हैं। सबसे ज्यादा अस्त्र वस्त्र उन्होंने पहन रखे होते हैं। तो गुरिल्ला वार में इसलिए हार जाते हैं कि उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई कभी, क्योंकि इसी दूर बैठे हुए हैं कि उनको किसी से खतरा होता नहीं है। अमेरिकी हार का विश्लेषण करें तो कई बातें सामने आती हैं। स्थानीय संस्कृति को ना समझ पाना पहले नंबर पर है। दूसरा, अमेरिका को उन सभी युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है जहां उसका मुकाबला स्थानीय विद्रोहियों से रहा है, जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए लंबी से लंबी जंग करने के लिए तैयार रहते हैं। तालिबान ने भी वही किया। अफगानिस्तान में करीब 20 साल चले अमेरिकी कॉम्बैट मिशन को अमेरिका की सबसे लंबी जंग कहा जा सकता है। हो सकता है इसको वियतनाम युद्ध जितना भयानक न कहा जाए, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तुलना होगी तो आलोचना भी होगी, क्योंकि इस वॉर अगेंस्ट टेरर में मरने वालों की संख्या भी लाखों में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिंडा बिम्स और ब्राउन यूनिवर्सिटी कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के अनुसार 20 साल चले इस युद्ध में 2448 अमेरिकी सर्विस सदस्यों की मौत हुई। 3846 अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए। 66,000 अफगान पुलिस और सेना के जवानों की मौत हुई। 1144 अन्य देशों और नाटो सदस्यों की जान गई। 47,245 अफगान नागरिक मारे गए। 51,191 तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस लड़ाकों की मौत के साथ साथ 444 सहायता कर्मी और 72 पत्रकारों की भी मौत हुई। अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे लंबा युद्ध लड़ा। इस युद्ध की अमेरिका को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। ये सच है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान पर लगाम लगा दी थी, लेकिन इसके लिए उसे भारी मात्रा में जान और माल का नुकसान सहना पड़ा। अमेरिकी सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 से 2012 के बीच अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1 लाख को पार कर गई थी। उस वक्त अफगान युद्ध पर अमेरिका का सालाना खर्च $100 अरब को पार कर गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार अफगानिस्तान युद्ध पर अक्टूबर 2001 से सितंबर 2019 के बीच $778 अरब खर्च हुए। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं पर 44 अरब डॉलर खर्च किए। यानी 2001 से 2019 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुल 822 अरब डॉलर खर्च किए। जब तक देश उनका सुरक्षित था, उनको अब लगा कि अफगानिस्तान को छोड़ने से ज्यादा सुरक्षित हैं, पैसा भी हमारा काम खर्च होगा, तो उन्होंने पैसा भी बचाया, वहां पर आपस में लड़ने के लिए उनको छोड़ भी दिया। बाकी लोगों को जो आसपास के लोग हैं या यूरोप के लोग हैं या भारत के लोग हैं, उनकी कोई भी चिंता उनको नहीं है। अमेरिका की बात, कोई भी सरकार हो वहां पर, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो चाहे रिपब्लिक हो, अमेरिका इज फर्स्ट। उनके लिए अमेरिका इज फर्स्ट की पॉलिसी हर आदमी फॉलो करता है, इसलिए वहां से छोड़ करके भाग गए कि उनका पर्पस सर्व हो गया। कि पॉलिसी ये ट्रंप ने बनाई थी, इम्प्लीमेंट बाइडेन ने की है। सैन्य गतिविधियों के अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2002 के बाद से पुनर्निर्माण गतिविधियों पर 143.27 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इनमें से आधा पैसा अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों पर खर्च किया गया है, जिसमें अफगान नेशनल आर्मी और पुलिस बल शामिल हैं। लगभग 36 अरब डॉलर अफगान सरकार और विकास योजनाओं के लिए दिए गए। लिंडा बेम्स और ब्राउन यूनिवर्सिटी कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के अनुसार अफगानिस्तान और इराक युद्ध के लिए अमेरिका ने सीधे तौर पर 2020 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिया। इस पर 2050 तक अनुमानित ब्याज करीब 6.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अमेरिका का अफगानिस्तान और इराक में सीधे युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसके खर्चे खत्म नहीं हुए। इन दोनों युद्ध के दौरान शामिल रहे सैनिकों की स्वास्थ्य देखभाल, विकलांगता और अंतिम क्रिया में अमेरिका को करीब 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है, बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है। वर्चस्व की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है, अब बहस इस बात की होगी। दुनिया में नंबर 1 कौन है, अब सवाल ये उठ रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब चीन ने अमेरिका को तालिबान के पक्ष में नसीहत दे डाली है। 20 साल पहले अमेरिका भले ही अलकायदा के खात्मे के लिए अफगानिस्तान आया हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उसका असल मकसद सेंट्रल एशिया में चीन और रूस के दखल पर लगाम लगाना था। लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रहा। चीन और रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में पैठ बढ़ाने के लिए तालिबान के साथ हो गए, जिसका सीधा फायदा चीन की दखल की शक्ल में जल्द देखने को भी मिल सकता है। तो आपको लगता है कि चाइना भी चुप करके बैठा है? रशिया जो वहां पर ज्यादा एक्टिव हो रहा है कि तालिबान ने, जब वहां के लोगों ने रशिया को भी हराया, पहले रशिया भी छोड़ के भाग गए थे वहां से, उसके बाद अमेरिकन आए, तो इसलिए वो दोनों वहां से भाग के तब चले गए जब उनको लगा कि उनका वहां स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान अफगानी लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाए, वो आपस में या तो लड़ मरेंगे या किसी और के कब्जे में चले जाएंगे। अब चाइना वहां पर कितनी देर तक अपना इन्फ्लुएंस डालता है? हाँ, भारतवर्ष के लिए जरूर खतरा बढ़ गया। दरअसल चीन की नजर अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर है, जिसके लिए वो तालिबान को मान्यता दे चुका है, तालिबान के नेताओं से मिल चुका है और अब खुलकर तालिबान की तरफदारी करना भी शुरू कर दी है। चीन ने अमेरिका को तालिबान की मदद करने की भी नसीहत दी। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की और कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ऐसे में सभी पक्षों का तालिबान से संपर्क करना और उसे सक्रिय रूप से राह दिखाना आवश्यक हो गया है। चीन यही नहीं रुका और उसने अमेरिका को आतंकवाद और हिंसा से लड़ने में अफगानिस्तान की मदद करने के लिए कदम उठाने की भी नसीहत दे डाली। लेकिन जो तालिबान ही दुनिया में आतंक का पर्याय रहा हो, उस पर चीन की तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया। इसकी एक सबसे बड़ी वजह तालिबान को आंकने में हुई अमेरिकी चूक है। It's a terrible time for our country. I don't think in all of the years our country has ever been so humiliated. I don't know, would you call it a military defeat or a psychological defeat? There's never been anything like what's happened here. And that's not what it's all about. It's a great thing that we're getting out, but nobody has ever handled a withdrawal worse than Joe Biden. This is the greatest embarrassment, I believe, in the history of our country. हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।